नमस्कार दोस्तों, इसके स्टोरीज चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। खुशबू पांडे जी के द्वारा लिखित हिंदी कहानी देहाती बहू भाग 1। शारदा को घर के अंदर सबसे अंदर आंगन में बाथरूम के पास छोटी सी कोठरी थी, उसमें रखा जाता था और वहीं अंदर वो चुपचाप सहमी सी सारे घरेलू काम किया करती थी, जैसे बर्तन चौका, सबके ढेर सारे कपड़े धोना आदि। उसे पर्दे के अंदर ही रखा जाता था, बाहर के कमरों तक भी नहीं आने दिया जाता था, जिससे कोई इसे देख ना ले या उसके बारे में पूछ ना ले कि ये कौन है। आप भी यही सोचेंगी कि शायद नौकरानी होगी, तो आपका ख्याल गलत है। ये इस घर की बहू है, मंजली बहू। सन 1990 में शारदा की 18 वर्ष की आयु में शादी हुई थी। महज 6 दिनों में ही उसके पिता ने लड़के के पिता से बातचीत करके उसकी शादी भी कर दी और उसे विदा करके ससुराल भेज दिया गया। ससुराल में, अरे तुम ही देखो, संभालो अपनी इस गंवार देहाती बहू को। मैंने तो पसंद नहीं की है, तुम ही ब्याह कर लाए हो। मेरे लड़के के लिए मैंने तो कोई शहर ही पसंद की होती। शारदा की सास झुंझलाकर अपने पति से बोली। पति का जवाब, हाँ हाँ, तुम लोग तो बड़े शहरी हो। पता है कितने काबिल हैं लड़के तुम्हारे, जो शहरी मैडम मिल जाती। शारदा सब चुपचाप सुन रही थी, एक अजीब सी पीड़ा और नम आंखों के साथ। तभी शारदा की छोटी नंद ने ऐठ कर बोला, चुपचाप काम करो और अपना पड़ी रहो कोने में। और नाक मुंह सिकोड़ते हुए, कहाँ कहाँ से चले आते हैं गवार, ऐसा बड़बड़ाती हुई बाहर चली गई। तभी महेश, शारदा के पति, की आवाज आई, मम्मी, अगर आज इस गवारन ने खाना बनाया या पानी भी इसका छुआ मुझे पीने को मिला तो मैं बाहर फेंक आऊंगा। तो बेहतर यही है कि तुम ही खाना बनाओ। हाँ बेटा, इसके हाथ का कौन खाना चाहता है, तुम चिंता ना करो, मैं ही बनाऊंगी खाना। तुम्हारे बाप ने मत्थे मत दिए देहाती आफत। और जोर से आवाज देकर बोली, ओधे हाथन बर्तन मांज गए कि नहीं? हाँ मम्मी जी, कांपती सी आवाज में शारदा पर्दे के पास आकर बोली और उसके हाथ में ट्रे थी जिसमें वो सबके लिए चाय लाई थी। उसके हाथ कांप रहे थे। हाथ क्या, वो ही कांप रही थी, कहीं उसे दुत्कार न दिया जाए। जैसे तैसे वो पर्दे के पीछे से ही डरते डरते बोली, मम्मी जी चाय। और उसके हाथ से ट्रे लपक लिया जाता है और उसे बाहर नहीं आने दिया जाता। कैसी चाय बनी है, ये देहाती लोगों के हाथ की चाय भी देहाती हो जाती है, जाहिल गवार कहीं की। शारदा का पति चाय का कप जोर से रखते हुए बड़बड़ाने लगा और बोला, मम्मी जाओ, तुम अच्छी सी चाय बनाओ। रात को जब शारदा के ससुर घर आते हैं तो सास उन पर बरस पड़ती है, ब्याह कर लाए हो, तुम ही संभालो, रखो जहाँ रखना है, हम लोग तो नहीं बर्दाश्त कर सकते देहातियों को। उधर दूसरे कमरे से महेश, शारदा का पति, बोलता है, हाँ, पता नहीं कब तक छुपा कर रखोगे, लोगों को पता चल गया तो। ये एक देहातन से शादी हुई है मेरी, छी। ससुर ने महेश को जवाब देते हुए कहा, हाँ, तू तो बड़ा शहरी है, खुद तो दिन भर बिस्तर में पड़ा रहता है। तुम लोगों को शराब तंबाकू वाला शहरी पान रसाता है, इंसान होना कहाँ आता है। अच्छा कमलेश की अम्मा, खाना लाओ, भूख लगी है। दिन भर से थक हार कर आओ, तुम लोग पानी भी नहीं देते, बहू के बारे में बड़बड़ाना शुरू कर देते हो। बच्ची है, प्यार से रखो, तो तरीके बताओ, सब तो कर लेती है बेचारी, इतनी जल्दी सब सीख गई 2 महीने में ही। सास, हाँ तो अपनी बेचारी बहू से मांगो खाना पानी, ब्याह कर लाए हो तो। और हाँ, मुंह बनाते हुए ऐड कर, देहाती बुड्ढे बाप को कल सुबह ही फोन कर देना कि आकर उसको ले जाए इसे। इसी तरह रोज शारदा के साथ होता, दिन भर बिना बात कोसी जाती, न जाने कैसे कैसे शब्द सुनती रोज अपने पति सास नंदों से। और आज सुबह उसके पिताजी को फोन करके बुला लिया गया। शारदा के पिता परेशान से उसके ससुराल आए और चुपचाप बाहर बैठक कमरे में बैठ गए। उनको किसी ने पानी तक न पूछा। और तभी अंदर से शारदा की सास की भुनभुनाती हुई आवाज आई, आ गया बुढ़ा, जा मनोज, आ गया तेरा बाप। ये सब सुनकर बाप झेपा हुआ और बेइज्जत सा महसूस करने लगा, पर करता भी क्या, बेटी का ससुराल था, चुपचाप सुनता रहा। तभी शारदा के ससुर आ गए और शारदा के पिता से, अरे समधी जी, आप आ गए, कोई तकलीफ तो नहीं हुई आने में? पिता ने जबरदस्ती मुस्कुराहट ओढ़ते हुए कहा, नहीं, आने में तो कोई परेशानी नहीं हुई। और मन में सोचने लगे, पर यहाँ पहुंच के बहुत बेइज्जती और घुटन महसूस कर रहा हूँ। तभी शारदा के ससुर ने आवाज दी, अरे कमलेश की अम्मा, कुछ चाय पानी भिजवाओ भाई समधी जी के लिए।
तभी अंदर से जवाब आया, हाँ तो आप ही पिलाओ ना चाय पानी भिखारियों को। और एक शांति सी पसर गई बैठक में। कुछ क्षणों के ठहराव के बाद शारदा के पिता बेचैन होकर बोले, समधी जी, अगर समधन जी नहीं चाहती हैं तो हम लोग कभी यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन आप बिटिया को वापस क्यों भेज रहे हैं? विनती है आपसे, ऐसा ना करिए, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और बदनामी भी बहुत होगी। आप भी पिता हैं दो बच्चियों के, ऐसा अनर्थ ना होने दीजिए। शारदा के ससुर उसके पिता को संभालते हुए बोले, अरे नहीं समधी जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप भी? मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। बस कुछ दिनों के लिए आप शारदा बिटिया को ले जाइए, मैं घर में सबको समझा लूंगा। और बहू तब तक अपने मायके में भी रह लेगी, आप लोगों के साथ सब ठीक हो जाएगा। आप परेशान ना हो, पिता को समझाते हुए। अरे मैं आपके लिए कुछ चाय नाश्ता भिजवाता हूँ अंदर से। पिता उदासी के साथ, नहीं नहीं समधी जी, आप तो जानते ही हैं रिवाज। हम लोग तो बेटी के ससुराल का पानी भी नहीं पीते, बस उसका घर परिवार बसा रहे। आप शारदा को बुला दीजिए, हम लोग बस निकल जाएंगे। शारदा के ससुर चाहकर भी उन्हें रोकने के लिए नहीं कह सकते थे। उन्होंने मजबूरन अंदर जाकर शारदा से कहा, चलो बहू सामान ले लो। शारदा और उसके पिता रवाना हो गए। ससुराल में जश्न मनाया गया। उधर मायके में सब कुछ उदासी से भरा हुआ था। शारदा की अम्मा तो शारदा के ब्याह के 1 महीने बाद ही स्वर्ग सिधार गई थी। बस पिताजी थे, जो शिक्षक होने के कारण दिन भर स्कूल में और बाकी समय खेती बाड़ी के कामकाज में व्यस्त रहते, और 2 बड़े भाई जो अपने परिवार में व्यस्त रहते और अक्सर शहर में ही रहते थे। शारदा की बड़ी भाभी उससे अच्छा व्यवहार ना करती थी, उससे सब काम करवाती, उसे बात बात पर ये जताया करती कि उसे ससुराल से भगा दिया गया है। ऐसे ही शारदा हताशा और निराशा में जी रही थी। देखते ही देखते 3 महीने हो गए। जब ससुराल से कोई संदेश नहीं आया, तब शारदा के पिता ने उससे कहा, बिटिया मुझे लगता है वो लोग ये रिश्ता रखना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम देहाती हैं। तो अगर तू कहे तो हम तेरे दूसरे ब्याह के लिए कोई और रिश्ता ढूंढे। हमारी यहाँ बहुत इज्जत है, रिश्ते तो हमें पहले भी अच्छे मिल गए होते, लेकिन हमें क्या पता था, शहरी लोग रिश्ता जोड़ लेना जानते हैं, निभाना नहीं। अगर ऐसी बेइज्जती ही करनी थी तो रिश्ता जोड़े ही काहे था। तभी शारदा बोली, नहीं पिताजी, शायद ये मेरे भाग्य में है और मैं इससे भाग नहीं सकती। और अगर यही मेरे भाग्य में, तो दूसरा ब्याह करने के बाद भी तो हो सकता है मुझे और आपको ज्यादा अपमान सहना पड़े, क्योंकि लोग तो यही सोचेंगे मुझ में ही कोई कोट कमी होगी। इससे अच्छा होगा आप मुझे वहीं छोड़ आइए। वैसे भी लड़कियों के लिए यही सही होता है, एक बार उनकी डोली उठ जाए मायके से तो फिर अर्थी ससुराल से ही उठनी चाहिए। मैं वहीं पर रहूंगी, चाहे जैसे भी रखे वो लोग, आप मुझे बस छोड़ आइए। शारदा समझ चुकी थी कि मायके में भी अब ज्यादा दिन रहने से उसके पिता परेशान और चिंतित रहेंगे। शारदा ने केवल 12वीं तक कक्षा की शिक्षा प्राप्त की थी। मुझे हैरानी होती है ये सोचकर कि शारदा के पिता स्वयं एक शिक्षक होकर भी ऐसी परिस्थिति सामने आ जाने पर, जहां उनकी बेटी को दुत्कारा जा रहा है, ससुराल से भगाया जा रहा है, फिर भी अपनी बेटी का सही मार्गदर्शन क्यों नहीं करते हैं। क्या एक शिक्षक को स्वयं शिक्षा का महत्व नहीं पता? क्या एक शिक्षक को नहीं पता कि आत्मसम्मान की रक्षा करना मानव का पहला धर्म और कर्म होना चाहिए? और क्यों शारदा स्वयं आगे शिक्षा प्राप्त करने का मार्ग नहीं चुना? क्यों अपने पिता से नहीं कहा कि जब आप दूसरी शादी करने की बात कह रहे हैं तो इससे बेहतर है कि आप पहले मुझे आगे शिक्षा प्रदान करने दीजिए, जिससे कि फिर कोई मेरा इस तरह अपमान ना कर सके। क्यों शारदा को और उसके पिता को किसी की गालियां सुनना मंजूर था, लेकिन अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने हेतु शिक्षा का सही मार्ग चुनना नहीं? अगले दिन शारदा अपने पिता के साथ ससुराल पहुंची। दरवाजा ननंद ने खोला और शारदा जैसे ही अंदर सहमी हुई सी प्रवेश करती है, सबके चेहरे पर जैसे मातम पसर गया और वही सब बड़बड़ाना ताना मारना शुरू हो गए पहले की तरह। शारदा के पिता समझी जी से प्रणाम करके विनती करते हुए बोले, ये आपकी अमानत है, बहू है आपकी, अब आप इसे कैसे रखेंगे मैं नहीं जानता। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ और मुझे ये भी पता है कि मेरा सम्मान यहाँ कोई नहीं करता। आपके भरोसे मैं अपनी लड़की छोड़े जा रहा हूँ, कहकर शारदा के पिता चले गए। शारदा आंखों में आंसू भरे कोठरी में चली गई। सब कुछ पहले जैसा हो गया, पहले से भी बुरा। अब तो शारदा को सबका जूठन खाने तक की नौबत आ गई थी, क्योंकि उसके लिए कोई खाने को खाना तक नहीं बनाता था और उसे बनाने भी नहीं दिया जाता था।
वो बस सबका झूठन साफ करती, गंदे कपड़े धोती। पहले से भी बदतर हाल हो गया था उसका। शारदा सब सहन करती रही। कई बार तो उसके मन में आत्महत्या कर लेने के विचार भी आने लगे थे। कभी उसको देहाती होने की वजह से भद्दे शब्द बोले जाते, तो कभी दहेज के लिए चार बातें सुनाई जाती। तभी एक दिन मोहल्ले की कोई महिला आई हुई थी घर पर। वो शारदा की सास की सहेली है। वो दोनों अंदर कमरे में बैठी बातें कर रही थी और शारदा रसोई का काम कर रही थी। शारदा जो काम खत्म करके अपनी कोठरी की ओर जाने लगी तो अचानक से हवा के कारण पर्दा लहरा गया, और वही पर्दा जिसके उस ओर से शारदा को इस ओर नहीं आने दिया जाता था। तभी उस महिला की नजर शारदा पर पड़ी। उसने तुरंत पूछा शारदा की सास से, ये लड़की कौन है? पहले भी मुझे कई बार लगा कि अंदर कोई तो है, पर मुझे लगता था कि होंगे कई बच्चे घर के, पर ये तो कोई और ही है। बता ना कौन है। सास अंदर ही अंदर भड़क गई और सोचने लगी, ये क्या आफत है, अब क्या करूं। जब तक वो कुछ बोलती, उस महिला ने आवाज दी, ए लड़की, इधर आ। शारदा एकदम सहमी हुई सी मूर्त बन गई। शारदा आगे नहीं बढ़ी तो महिला अपनी कुर्सी से उठकर शारदा की ओर बढ़ी। इधर सास, अरे रुको लक्ष्मी, सुनो, कहती हुई पीछे भागी। तभी उधर से महेश, शारदा का पति, छत से नीचे आ गया और दोनों ननद का प्रवेश घर में हुआ। अब सहमी हुई सी शारदा के पीछे उसका पति खड़ा था। सामने महिला लक्ष्मी खड़ी थी, जो पूछ रही थी, तुम आई क्यों नहीं मेरे बुलाने पर, और इतना डर क्यों रही हो? कौन हो तुम? काम वाली हो? और महिला के पीछे सास और उसके बगल में दोनों नंद। कुछ क्षणों का सन्नाटा और सबके चेहरों पर सवाल, अब क्या होगा। और महिला तो सवाल पूछे जा रही थी बार बार। तभी हिचकते हुए सास बोली, ये लक्ष्मी, ये बहू, वो महेश की बहू। लक्ष्मी हैरत से तुरंत पीछे मुड़कर बोली, क्या? पर लड़के की शादी कब हुई और किसी को भनक तक नहीं हुई, ऐसा क्यों? और इतनी प्यारी बहू है, छुपा कर क्यों रखा है इसे? और भी बहुत सवाल थे लक्ष्मी के मन में, पर वो चुप हो गई। शारदा की सास ने जवाब दिया, अरे नहीं, छुपाया नहीं है। वो क्या है, जल्दी जल्दी में शादी हुई, वो भी गांव से। तुम तो जानती ही हो कमलेश के पापा कितने दयालु हैं, सब पर रहम दया दिखाते चलते हैं। इसके पिताजी तंगी के मारे हैं, मजबूर परिवार की मदद करने को इस बिटिया का भला करने के लिए हम लोगों ने रिश्ता करा दिया, और इसके बुढ़े संभलते हुए पिताजी पर ज्यादा खर्चा ना आए तो गांव से ही शादी कर दी। अभी कुछ ही महीने तो हुए हैं, 2 महीने बस, जबकि 1 साल पूरा होने वाला था। लेकिन इस बीच शारदा को बार बार उसके मायके भगा दिया जाता था। अभी इसे बाहर। शारदा की सास हिचकिचाते हुए बोली, इसे आप लोगों से इसलिए नहीं मिलवाया क्योंकि सरप्राइज पार्टी देने के बारे में सोच रहे थे। यहाँ कोई फंक्शन नहीं ना हो पाया, अभी व्यस्त रहते हैं इतने कमलेश के पापा, बस इसलिए। हालांकि लक्ष्मी कुछ कुछ बातें अंदर ही अंदर समझ चुकी थी, फिर भी बात थामते हुए कहती है, चलो भाई फंक्शन करो, जल्दी बहू को मिलवाओ सबसे, अब तो ये खबर सबको पता चलनी चाहिए। कहकर लक्ष्मी बाहर चली गई। लक्ष्मी के बाहर जाते ही घर में सबने अपना सिर पकड़ लिया। कुछ क्षणों बाद सास शारदा पर चिल्लाने लगी, जानबूझकर जानबूझकर आई थी ना देहातन इधर, ताकि लक्ष्मी तुझे देख ले। जब वो यहाँ बैठी थी तो क्यों आई, बता। शारदा ने सहमी आवाज में रोते हुए हाथ जोड़कर कहा, मैं तो पहले से ही चौके में काम कर रही थी। और इतने में छोटी नंद लोहे का चिमटा हाथ में पकड़कर उसके मारने के लिए आगे बढ़ी। जवाब देती है मम्मी को, जवाब देती है। तभी शारदा का देवर अमित घर आ जाता है। क्या हो रहा है ये सब? सुनो, चाय बना दो, जूते उतारते हुए शारदा से बोलता है। उसे लगता है ये सब तो रोज का है। तब तक शारदा की सास बड़बड़ाने लगती है, अब क्या होगा? अब तक तो लक्ष्मी ने पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीट दिया होगा। महेश, मेरा क्या होगा अब? तुम लोगों की वजह से मैं फंस गया इस गवान के साथ, साले देहाती, छी। अब देवर को समझ आ गया था कि लगता है लक्ष्मी आंटी को पता चल गया। उधर शारदा अपनी आवाज दबाए अंदर ही अंदर चीख चीख कर रो रही थी। उसकी रूह तड़प रही थी, और इस हाल में होने के बावजूद वो चाय बनाने लगी देवर के लिए। फंक्शन, हाँ वही सरप्राइज फंक्शन जिसकी बात शारदा की सास ने की थी, वो अब तक नहीं हुआ। पर हाँ, उस दिन से शारदा को इतना अंदर छुपा कर रखना मुश्किल हो गया, क्योंकि उसी दिन से एक एक करके मोहल्ले की औरतें उससे दिखने मिलने के लिए आने लगी। लक्ष्मी ने बताया तो था सबको, बड़ी प्यारी है और सुंदर है महेश की बहू, दुबली है
पर रंग महेश के आगे तो सोना है। इतनी अच्छी बहू मिल गई और अब तक छुपाकर जाने क्यों रखा हुआ था। कम से कम बताया तो होता कुछ। ऐसा लगता है आंगन और कोठरी से बाहर वो आई ही ना हो। तो अब जैसा कि समाज को पता चल गया था कि शारदा बहू है, मजबूरन ही सही, जैसे तैसे दुनिया और समाज के दबाव महसूस करके रिश्ते का बोझ ढोया जाने लगा। मोहल्ले में बात पता चलने के बाद भी शारदा को परिवार में कभी कोई सम्मान नहीं मिला। बस सामाजिक दबाव के कारण मजबूरन उसके ससुराल वाले उसे घर में रखते थे और अक्सर उसके मायके भेज दिया करते थे। शारदा का संघर्ष इसी तरह अनवरत चलता रहा। 4 साल बाद जब शारदा पहली बार गर्भवती हुई तो उसके ससुराल वालों ने उसे मायके उसके गांव भेज दिया और कभी किसी ने उसका हालचाल जानने का प्रयास नहीं किया। ना ही कोई कभी उससे मिलने गया, शारदा का पति भी नहीं। गांव में वो अकेली पड़ गई थी। उसके पिताजी विद्यालय और खेतीबाड़ी के काम में व्यस्त रहते थे। शारदा के सगे भाई कभी कभी गांव आते थे। उनका कुछ खास अच्छा व्यवहार नहीं रहता था शारदा के साथ। भाभी तो बिल्कुल दुराचारी महिला थी। हाँ, लेकिन शारदा के चाचा की बहुएं, जो कि सगी भाभी ना होते हुए भी चचेरी रिश्ता होने के बावजूद और घर का बंटवारा हो चुका था, फिर भी उसका ख्याल रखती थी। शायद उन्हीं के साथ कभी कभी शारदा अपना थोड़ा बहुत दुख बांट कर मन हल्का कर लेती होगी। इस दौरान शारदा को अपनी माँ की कमी बहुत खली। वो अपनी माँ को याद करती और सोचती कि अगर माँ आज जिंदा होती तो मेरा ख्याल रखती, मेरा भी कोई होता जिसके आंचल से लिपट कर मैं सुकून महसूस कर पाती। काश आज माँ होती और मेरे खान पान का ख्याल रखती, कभी लड्डू तो कभी हलवा खिलाती, मेरी लापरवाही पर मुझे डांटती और समझाती और सिखाती कि कैसे मुश्किल परिस्थितियों का डटकर सामना करते हैं। माँ भी करती थी डटकर सामना, और ये बात सोचते ही शारदा के अंदर हिम्मत आ जाती और वो डटकर सामना करने लग जाती अपने हालातों से। इसी तरह 9 महीने बीत गए। शारदा को लड़की हुई। शारदा बहुत खुश थी नन्ही सी जान को अपनी गोद में देखकर। चाहे कोई और खुश हो या ना हो, शारदा के अंदर एक नई ऊर्जा और हिम्मत का प्रवाह हो उठा। शारदा की ससुराल तक खबर पहुंचाई गई, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया और ना ही कोई शारदा को लेने आया। शारदा अकेले अपनी बिटिया को पाल रही थी। उसे फर्श पर बोरे पर लिटाकर अकेले चूल्हा चौका करना, खाना बनाना। शारदा के पिताजी जब कहीं बाहर गए होते थे तब शारदा ही खेत का काम देखती। छोटी सी कुछ महीने की बच्ची को गोद में लेकर धूप में कई किलोमीटर पैदल चलकर टीका लगवाने जाना, तमाम सारी जिम्मेदारियां शारदा अकेले डट कर निभा रही थी। इसी बीच शारदा के पिता ने कई बार ससुराल वालों को खत लिखे और कोई जवाब न आने पर कई बार शारदा को लेकर ससुराल पहुंच गए भी, लेकिन शारदा को उसकी बेटी को स्वीकारा नहीं गया। शारदा के पिताजी का भी हर बार अपमान किया गया और शारदा को बार बार गांव वापस भेज दिया गया। एक बार किसी रिश्तेदार के यहाँ किसी समारोह का आयोजन था जिसमें शारदा के पिताजी को भी जाना था, शारदा के ससुराल वालों को भी। जैसे ही शारदा को पता चला कि उसका पति भी वहां आया है, शारदा भी अपनी बच्ची को लेकर वहां चली गई, इस उम्मीद से कि इतने रिश्तेदारों और समाज के बीच जब वो अपने ससुराल वालों से मिलेगी तब शायद उसे ससुराल वाले अपने साथ घर ले जाएं। लेकिन जैसे ही शारदा के पति को इस बात की भनक लगी कि शारदा भी वहां आ रही है अपनी बच्ची के साथ, वो वहां से भाग निकला। सोचिए जरा क्या दृश्य रहा होगा वहां। और शारदा को जब ये पता चला कि उसके आने से उसका पति वहां से भाग गया ताकि उसे समाज के सामने शारदा का पति बनकर ना खड़ा होना पड़ जाए और उसके साथ अपना घर ना ले जाना पड़े, क्या गुजरी होगी उस स्त्री के हृदय पर। ये भी सोचिए, क्या ये मानसिक उत्पीड़न नहीं है? क्या ये एक स्त्री के सम्मान और जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या स्त्री को समाज में ऐसे हाशिए पर लाकर खड़ा कर देना जहां उसके जीवन में पीड़ा निराशा के सिवाय कुछ ना हो, एक काला धब्बा नहीं है समाज पर? शारदा के पिता एक बार फिर शारदा को लेकर ससुराल गए। इस बार शारदा के ससुर ने बाकी घर वालों की इच्छा के विपरीत उसे रहने के लिए रोक लिया। जैसे ही शारदा उसकी बेटी का आगमन हुआ घर में, कुछ ही दिनों में महेश शारदा के पति की नौकरी लग गई, जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि महेश के पिताजी काफी सालों से महेश की नौकरी लगवाने का प्रयास कर रहे थे, किंतु महेश काम पर जाता ही नहीं था। महेश को बस पान मसाला खाकर दारू पीकर आराम फरमाने की आदत जो लगवा दी गई महेश की मम्मी ने, लेकिन शायद शारदा और बिटिया के भाग्य से, शारदा के ससुर के जुगाड़ और डांट डपट से, इस बार महेश की नौकरी पक्की हो गई
और महेश को जबरदस्ती भेजा भी गया काम पर, क्योंकि सरकारी नौकरी थी जो काम करने पर स्थायी हो जाती है कुछ सालों बाद। स्थायी हो भी गई। लेकिन फिलहाल हम वर्तमान की बातें करते हैं। शारदा तो बहुत खुश थी अपनी नन्ही बिटिया की, तो उसे बहुत खुशी थी ही। अब उसके पति की नौकरी लग जाने से वो और भी खुश थी। हो भी क्यों ना, हमारे समाज में महिलाएं अक्सर ऐसी ही होती हैं। पति कितना भी बुरा व्यवहार करे, लेकिन मेरा पति मेरा देवता है कि मान्यता पर आंच ना आने पाए, और घर के लोग खुश हैं तो वो महिला सबकी गाली खाकर भी खुश रहती है। विनम्रता ही तो है कि जो औरत किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर रही, सबकी सेवा करने को तत्पर है, उसके साथ इतना दुर्व्यवहार आखिर क्यों? खैर, एक दिन तो हद ही हो गई। जब शारदा की अनुपस्थिति में उसकी बिटिया रो रही थी, तब किसी ने उसे गोदी में उठाना या चुप कराना तो दूर, महेश खुद, उसका पिता, नन्ही सी बच्ची का गला दबाने लगा। और शारदा ने जैसे ही आकर उसे बचाकर बच्ची को अपनी गोद में लिया, तो महेश बड़बड़ाने लगा। एक मनुष्य क्या कम थी, एक और सर पर आ गई। घर में इसकी आवाज सुनाई न दे मुझे, और नजर भी ना आए सामने। शारदा ये सब देखकर और सुनकर डर गई। शारदा के पिता को बुलाकर फिर से शारदा को गांव भेज दिया गया। आगे की कहानी अगले भाग में।